कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए। आज की कहानी है एक ऐसे भाई की जो 6 साल बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन जो उसने घर पहुंचकर देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। नई दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक नदी के पास सुबह की धुंधली रोशनी में एक लंबा ट्रेंच कोट पहने शख्स धीरे धीरे जहाज से उतरा। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। उसका नाम था रुद्रा। लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर एक फाइटर जैसा डिसिप्लिन। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो बिना बोले भी सामने वाले को डरा दे। तभी एक वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से खूबसूरत टाइट यूनिफॉर्म में एक लेडी निकली। उसका नाम ईरा था। वो तेजी से रुद्रा की तरफ बढ़ी और झुककर बोली, अल्फा कमांडर, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अल्फा कमांडर? आसपास खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। करोड़ों की लग्जरी कार चलाने वाली इतनी पावरफुल लेडी इस नौजवान के सामने क्यों झुकी हुई थी? आखिर कौन था ये आदमी? रुद्रा ने भीड़ को इग्नोर किया और एक सिगरेट जलाई। धुएं का कश लेते हुए उसने पूछा, 6 साल ईरा, पूरे 6 साल हो गए मुझे प्राइम केयर यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। बताओ, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? ईरा ने सीधी खड़ी होकर रिपोर्ट दी, अल्फा कमांडर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। 6 साल पहले जिस लड़की के साथ आपके रिलेशन बने थे वो झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति है, लेकिन जिसने आपको फंसाया था उस आदमी का पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कृति झा? रुद्रा का हाथ हवा में रुक गया। कृति प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। रुद्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी वो कृति होगी। 6 साल पहले रुद्रा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का सबसे होनहार मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन एक शाम किसी ने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। वो एक ऐसे मुकदमे में फंसा जिसे उसने छुआ तक नहीं था। बदनामी, कोर्ट, जेल, सबने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने आगे जाके एक नया मोड़ लिया। जेल की अंधेरी दीवारों के बीच से ही एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने उसके भीतर के सोल्जर को पहचाना। अगले 5 साल रुद्रा ने हिमालय की बॉर्डर पर गोलियों की बारिश और मौत की परछाइयों के बीच गुजारे। और 6 महीने पहले वही साधारण सा लड़का हिमालय का अल्फा कमांडर बनकर लौटा। एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांस अटक जाती है। रुद्रा ने सिगरेट को मसलकर बुझा दिया और कहा, चलो पहले घर चलते हैं। मेरे पापा 2 साल पहले गुजर गए और मैं उनके साथ नहीं था। आज मेरी सौतेली माँ का 50वां बर्थडे है। मुझे नहीं पता मेरी प्यारी सी बहन आर्या अब कितनी बड़ी हो गई होगी। आर्या, उसकी छोटी बहन जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी। 6 साल बाद वो उसे फिर से देखने वाला था। आधे घंटे बाद रुद्रा गोयांका हवेली के पिछले गेट पर पहुंचा। वो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा शॉक उसे ही लगने वाला था। जैसे ही उसने पिछला दरवाजा धकेला, तभी पीछे से एक चीख आई। रुद्रा की सारी सेंसेस अलर्ट हो गईं। वहां रूपा नाम की एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में बचे कूचे खाने की बाल्टी थी। चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थीं। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वो तीनों डॉग हाउस की तरफ जा रहे थे। रूपा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मिस, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। आज का स्पेशल मेन्यू तैयार है। डॉग हाउस के अंदर एक लड़की बैठी थी, करीब 17-18 साल की, फटे पुराने कपड़ों में, बेहद कमजोर। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही रुद्रा ने उसका चेहरा देखा वो वहीं रुक गया। वो लड़की घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़े रो रही थी और बोली,
रूपा आंटी, प्लीज मत करो ये खाना बासी है, इसमें कीड़े पड़े हैं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा भाई इतने सालों के बाद वापस आ रहा है। भाई? ये शब्द सुनते ही रुद्रा के पैर जम गए। ये लड़की जो डॉग हाउस में बंद थी, जिसे जूठन खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये उसकी प्यारी बहन आर्या थी। वो आर्या जो गोयंका फैमिली की लाडली थी। रुद्रा की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो रूपा के सामने आकर खड़ा हो गया। रूपा ने आखिरकार रुद्रा को पहचान लिया और हकलाते हुए बोली, तुम तो वो बलात्कारी हो। तुम जेल से कब छूटे? उसका चेहरा पल भर में ऐसे बदला जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रुद्रा की असिस्टेंट ईरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अल्फा कमांडर का मजाक, वी कांट टॉलरेट दिस। और फिर एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गाल पर पड़ा। रूपा फिर चीखी। इस बार उसके मुंह से कुछ दांत टूटकर गिर गए। बाहर हो रहे हंगामे को सुनकर आर्या ने अनजाने में अपनी आंखें खोलकर बाहर देखा। एक ही नजर में उसे कुछ दूर खड़ा रुद्रा दिखाई दिया। रुद्रा को देखते ही आर्या की आंखों में खुशी दिखाई दी और रूपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चीखते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों पकड़ो इस हरामजादे को। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसी और किसी भूखे भेड़िए की तरह रुद्रा की ओर दौड़े। रुद्रा ने उसकी असिस्टेंट ईरा से कहा, ईरा, बस इन्हें जान से मत मारना। दोनों हट्टे कट्टे आदमी ये सुनकर तुरंत गुस्से से भड़क गए और बोले, बड़ा आया। उनकी रफ्तार और तेज हो गई। उन्होंने रुद्रा पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। आर्या को डर लगा। उसने घबराकर कहा, भैया बच के। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ईरा ने अपना हुनर दिखाया। उसने तेजी से उछलकर दोनों को किक मारी और दोनों आदमी पीछे की ओर गिर पड़े। रूपा के चेहरे पर छाया पागलपन एक पल में ही गहरे डर में बदल गया। रुद्रा ने नीचे जमीन पर पड़ी रूपा को घूरते हुए पूछा, बोल, किसके कहने पर तू मेरी बहन के साथ ऐसा जैसा बर्ताव कर रही थी? एक नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती। रुद्रा की नजरों का सामना करते ही रूपा ने डर के मारे कहा, मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। उसने बिना रुके सब कुछ उगल दिया। तब जाकर रुद्रा को समझ आया कि उसकी बहन आर्या की ये हालत क्यों हुई थी। 2 साल पहले रुद्रा के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली मां चारुलता और उसके बेटे कुणाल ने गोयंका फैमिली की सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। आर्या का गोयंका फैमिली की प्रॉपर्टी पर पूरा हक था। गोयंका फैमिली की सारी दौलत हड़पने के लिए उस माँ बेटे की जोड़ी ने आर्या के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे कैद कर लिया और उसके साथ कुत्तों जैसा सलूक करने लगे। उसे हर दिन बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, सिर्फ ये झूठा दिखावा करने के लिए कि वो बीमार और कमजोर है, ताकि वो कानूनी तौर पर गोयंका फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प सकें। ये सब सुनकर रुद्रा को बहुत गुस्सा आ गया। तभी उसके कान में खुशी से भरी एक आवाज आई। आर्या ने रोते हुए कहा, भैया आप आखिरकार वापस आ ही गए। आर्या ने अपने भाई को गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रा ने आर्या की पीठ थपथपाते हुए कहा, आर्या अब सब ठीक है, अब तुम्हें कोई बुरा इंसान तंग नहीं करेगा, अब रोना बंद करो। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। ये देखकर रुद्रा का दिल दुख से भर गया। जैसे ही रात हुई, शहर के दूसरे कोने में बसा शांति निवास महल गोयंका फैमिली की शानदार पार्टी से जगमगा उठा। रुद्रा की मां मिसेस गोयंका का आज 50वां बर्थडे था और इस शानदार मौके में शहर के एक से बढ़कर एक नामी मेहमान अपनी हाजिरी लगाने चले आ रहे थे। गोयंका फैमिली नोएडा शहर की एक
मामूली सी फैमिली थी। लेकिन किस्मत तब पलटी जब गोयनका फैमिली के छोटे बेटे कुणाल ने बिजनेस में अपना दिमाग चलाया। फैमिली के हेड राजदीप गोयनका की मौत के बाद सिर्फ 2 सालों में उसने गोयनका फैमिली की प्रॉपर्टी डबल कर दी थी। इसके अलावा उसकी सगाई प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के 3 सबसे बड़े फैमिलीज में से एक जोशी फैमिली की बड़ी बेटी चित्रा जोशी से हो चुकी थी। इसी एक रिश्ते ने नोएडा शहर के पूरे अमीर तबके को उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उस ग्रैंड हॉल के बीच में कुणाल खुद मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी एक अनाउंसर की आवाज गूंजी। गुप्ता ग्रुप के जनरल सोलंकी अपनी वाइफ के साथ पहुंच चुके हैं। कुणाल ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, जनरल सोलंकी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। उसकी बातें भले ही पोलाइट थीं, लेकिन उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लगातार अंदर आते मेहमानों को देखकर कुणाल की घमंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे अचानक अपने बड़े भाई रुद्रा की याद आ गई। कुणाल ने सोचा कि रुद्रा तो शायद अभी भी जेल में होगा। एक समय था जब वो हमेशा रुद्रा के पीछे छिपा रहता था, लेकिन अब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। एक बार वो अगर आर्या को रास्ते से हटवा दे तो वो खुद अकेला गोयनका फैमिली का वारिस बन सकता है। इसी बीच अनाउंसर ने फिर से अनाउंसमेंट की, और अभी स्वागत करते हैं गोयनका फैमिली के बड़े बेटे रुद्रा का, जो बर्थडे की बधाई देने यहाँ पहुंचे हैं। रुद्रा का नाम सुनते ही कुणाल के होश उड़ गए। वहां मौजूद कई मेहमान भी नाम सुनने के बाद चौंक गए। क्या गोयनका फैमिली का बड़ा बेटा रुद्रा वही मुजरिम था जिसने 6 साल पहले झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति के साथ जबरदस्ती की थी? हॉल की रोशनी में रुद्रा का चेहरा सबके सामने आ गया। तुरंत ही कई लोग आपस में बातें करने लगे। एक मेहमान ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये तो सच में वही मुजरिम है जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एक ने अपनी राय दी, शायद ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आया है। कई लोगों ने रुद्रा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कुणाल ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन कुछ ही पल में वो घबराहट एक तेज हंसी में बदल गई। वो तुरंत रुद्रा की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भैया, यकीन नहीं हो रहा कि आप माँ के बर्थडे पे वापस आ गए। मानता हूं उस वक्त आपने गलती की थी, लेकिन आखिर हम एक ही खून के भाई हैं। ये कहकर उसने रुद्रा को गले लगाने की कोशिश की। रुद्रा ने मन ही मन सोचा, कितना बड़ा मक्कार है, अपनी ही बहन को तकलीफ देने वाला कमीना, और अब मेरे साथ भाईचारे का नाटक कर रहा है। रुद्रा ने हल्के से अपने कदम पीछे हटाए और कहा, दूर रह मुझसे। क्या हालत कर रखी है तूने मेरी बहन की? गोयनका फैमिली की जायदाद को हड़पना चाहता है? कुणाल की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। कुणाल ने तुरंत आरोप लगाते हुए कहा, बड़े भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहन आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी हड़पने का कोई इरादा नहीं है। रुद्रा की आवाज फिर से गूंजी, चुप हो जाओ। मैं आज यहां सिर्फ आर्या के लिए इंसाफ मांगने आया हूं। आज तुम्हें और तुम्हारी मां को मुझे सबक सिखाना ही होगा। रुद्रा के शब्दों से हर कोई चौंक गया। कई लोगों की नजरें शक के साथ कुणाल की ओर घूम गई। कुणाल ने सोचा कि अब इस बेकार बड़े भाई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। कुणाल ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे आदमी की नजर वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रुद्रा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने शांत भाव से पूछा, सच में? अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। किसी के समझने से पहले ही वो कुणाल के सामने पहुंच चुका था। बिना किसी दिखावे के उसने फुर्ती से कुणाल का हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मुझे। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा। हल्का सा दबाव डालते ही कुणाल की बांह टूटने की तेज आवाज हुई। फिर उसने ऊपर देखा और शांत ठंडे स्वर में कहा,
भाई होने के नाते मैं तुम्हारी सिर्फ एक बांह तोड़ रहा हूं। इसके बाद कुणाल की दर्दनाक चीखें तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठीं। वो जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक रोबदार गुस्से से भरी आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? एक खूबसूरत मिडिल एज लेडी एक बुजुर्ग आदमी और कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर आई। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि चारुलता थी। चारुलता जैसे ही बाहर आई, उसकी नजर कुणाल पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और बोली, कुणाल, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? चारुलता के पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने भी भौहें सिकोड़ ली। वो जानना चाहता था कि जोशी फैमिली के होने वाले दामाद को छूने की हिम्मत किसने की थी। कुणाल ने पागलों की तरह चीखा, माँ, इस कमीने ने किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जान से मरवा दें। चारुलता ने अनजाने में उस दिशा में देखा। रुद्रा को देखते ही उसके चेहरे पर पहले हैरानी उभरी, लेकिन तुरंत ही वो नफरत में बदल गई। वो जोर से बोली, तूने मेरे बेटे का हाथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अभी के अभी कुणाल से माफी मांग, वरना आज तू इस हॉल से बाहर नहीं जा पाएगा। रुद्रा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने लापरवाही से कहा, तुम मुझे धमका रही हो? तुम होती कौन हो? चारुलता समझ नहीं पाई कि क्या कहे। तभी पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो तुम वही रुद्रा हो जिसने झा फैमिली की छोटी बेटी के साथ गलत किया था। चारुलता के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी और उसने जल्दी से कहा, मैनेजर जोशी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। मैं चाहती हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक मेहमान ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, अरे, ये तो जोशी फैमिली के हेड मैनेजर चिन्मय जोशी हैं। सुना है ये एक असली मार्शल आर्टिस्ट हैं। दूसरे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये भी सुना है कि उन्होंने एक ही मुक्के में एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को गिरा दिया था। इन लोगों की चर्चा सुनकर रुद्रा ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए लापरवाही से कहा, एक बूढ़े आदमी में इतनी जान? चिन्मय जोशी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मौत को दावत दे रहा है तू? उसने हाथ उठाकर एक मुक्का रुद्रा की छाती की ओर घुमाया। रुद्रा ने चिन्मय को रोकने के लिए अपना मुक्का उठाया। एक दबी हुई धम की टक्कर के साथ दोनों मुट्ठियां हवा में टकराईं। लेकिन अगले ही पल चिन्मय जोशी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। एक पल में पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अभी अभी उन्होंने सुना था कि चिन्मय जोशी काफी मजबूत है, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। रुद्रा ने उसे सिर्फ एक मुक्के में दूर फेंक दिया था। रुद्रा अब चारुलता और उसके बेटे की ओर बढ़ रहा था। चारुलता और कुणाल के चेहरे अचानक बदल गए। दोनों ने एक साथ कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा उन दोनों के पास आकर रुका और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें बर्थडे की बधाई देने आया था। आज से मेरा तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने हाथ में रखा गिफ्ट का बॉक्स जमीन पर रख दिया और मुड़कर चला गया। दर्शकों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि कब वो पार्टी से चला जाए। लेकिन जैसे ही रुद्रा दरवाजे से बाहर निकलने वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उस एक पल की खामोशी में वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया। यह आदमी अब और क्या करने वाला था? चारुलता और कुणाल के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। सब लोग परेशानी में थे कि तभी रुद्रा धीरे से उन मां बेटे की तरफ मुड़ा। उसकी बर्फीली आवाज एक बार फिर पूरे हॉल में गूंजी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पापा की मौत से तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं होगा, वरना
अगली बार सिर्फ एक हाथ टूटने जितनी आसानी से मामला खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो बिना एक और पल रुके हॉल से बाहर निकल गया। कुणाल ने उस दिशा में घूरते हुए एक जख्मी जानवर की तरह गुर्रा कर कहा, घटिया इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बचपन से ही रुद्रा उससे हर चीज में ज्यादा काबिल था। कुणाल ने सोचा था कि रुद्रा के जेल जाने के बाद वो कभी उससे आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। हॉल का शोर पीछे छूट चुका था। शांति निवास महल के मेन गेट पर एक लग्जरी कार खड़ी थी। रुद्रा को पायलट सीट पर बैठा था और गाड़ी चला रही ईरा से अपनी बहन की हालत के बारे में पूछ रहा था। ईरा ने रिपोर्ट देते हुए कहा, आर्या मैडम को नंदनवन विला में शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी मदद से उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन वो बार बार आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। रुद्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की बिल्कुल बचपन जैसी ही है, चलो वहीं चलो। लेकिन उसका दिल भारी था। पापा गुजर चुके थे। वो खुद हिमालय बॉर्डर पर दूर था और पीछे उसकी बहन चारुलता के जुल्म सह रही थी। उसने कसम खाई कि अब अपनी बहन पर जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। रुद्रा ने मन में सोचा, इस सब की जड़ चारुलता और उसका बेटा तो है ही, लेकिन असली गुनहगार तो वो है जिसने मुझे उस रात फंसाया था। इस बार मैं उसी को ढूंढने वापस आया हूं। आधे घंटे बाद नंदनवन विला के विला नंबर 1 के गेट पर गाड़ी रुकी। रुद्रा कार से उतरा। ये विला चारुलता के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, उसकी बहन के आराम के लिए ये जगह सही थी। जैसे ही वो कार से उतरा, उसने देखा कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। वो विला के गेट के पीछे डरपोक अंदाज में छिपी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेचैनी से बाहर की ओर देख रही थीं। वो आर्या थी। रुद्रा को कार से उतरते देख आर्या की आंखों में एक चमक आ गई। वो फौरन बाहर निकली और बोली, भाई। वो भागकर रुद्रा के गले लग गई, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल वो कहीं गायब ना हो जाएगा। रुद्रा ने आर्या का सिर सहलाते हुए कहा, आर्या मेरी गुड़िया, तू बाहर क्यों आ गई? अभी तो तू कमजोर है। चल अंदर चल के आराम कर। मैं तुझे उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर वो नीचे झुका, आर्या को अपनी पीठ पर आने का इशारा करते हुए। आर्या की आंखें तुरंत चमक उठीं और वो खुशी खुशी बोली, मेरे भाई दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वो रुद्रा की पीठ पर चढ़ गई। कुछ दूर खड़ी ईरा ये सब देख रही थी। ये वही अल्फा कमांडर था जिसने हिमालय बॉर्डर को हिला कर रख दिया था, और इस पल वो एक लड़की को अपनी पीठ पर बिठाए हुए था। लेकिन ईरा जानती थी कि उनके पिता की मौत के बाद उनके दिल में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। एक उनकी बहन आर्या और दूसरी कृति, जिसने 6 साल पहले उनके साथ वो रात गुजारी थी। आर्या को पीठ पर उठाए विला के अंदर ले जाते हुए रुद्रा लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। उसकी बातों से उसे पता चल रहा था कि पिछले 2 सालों में उसने कितने बुरे दिन देखे थे। जिस दिन उनके पापा की मौत हुई, उसी दिन से चारुलता और उसके बेटे ने ऐलान कर दिया कि आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, और उसी पल से उसे गोयंका फैमिली के घर में कैद कर दिया गया था। शुरुआत में तो ये सिर्फ कैद थी, लेकिन बाद में टॉर्चर शुरू हो गया। उन्होंने उसे एक डॉग हाउस में रहने के लिए मजबूर किया। उसे बचा हुआ खाना खाने पर भी मजबूर किया। अगर वो नहीं खाती तो वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देते थे। रुद्रा के भीतर दबा हुआ गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फिर से भड़क उठा। उसने मन में कहा, सिर्फ कुणाल का हाथ तोड़ना ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा नरमी दिखा दी। एक भयानक जानलेवा इरादा उसके पूरे वजूद में फैल गया। रुद्रा से निकल रहे उस जानलेवा इरादे को महसूस करके आर्या डर गई। उसने घबराते हुए पूछा, भाई आप क्या कह रहे हैं? रुद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन अपने जानलेवा इरादे को काबू में किया और प्यार से आर्या को कंबल उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं मेरी गुड़िया, भाई तुझसे वादा करता है अब भविष्य में तुझे कोई भी बुरा इंसान तंग नहीं करेगा। आर्या ने चुपचाप सर हिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसका हाथ रुद्रा की आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था।
जब तक आर्या की सांसें गहरी नहीं हो गईं, रुद्रा वहीं बैठा रहा। इसके बाद ही वो आहिस्ता से कमरे से निकला और बाहर आंगन में आ गया। वहां ईरा पहले से मौजूद थी। ईरा ने सम्मान के साथ रुद्रा के लिए एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय डाली और धीरे से कहा, अल्फा कमांडर, जांच पूरी हो गई है। 6 साल पहले के हंगामे के बाद मिस कृति को झा फैमिली से निकाल दिया गया था। वो अब प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी की डायरेक्टर हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। ये पुष्टि हो गई है कि वो आपकी अपनी बेटी है। चाय पीते हुए रुद्रा का हाथ हवा में ही कांप कर रुक गया। उसने हैरानी से पूछा, बेटी? मेरी एक बेटी है? एक पल की हैरानी के बाद उसके दिल में एक मजबूत खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल पहले का वो हादसा उसे एक बच्चे का पिता बना देगा। वो जितना खुश था, उतना ही गहरा पछतावा भी उसे महसूस हो रहा था। ये सोचना मुश्किल नहीं था कि कृति ने झा फैमिली से निकाले जाने के बाद अपनी बेटी के साथ कैसे गुजारा किया होगा। ये सोचते हुए रुद्रा ने निर्देश दिया, ईरा, जाओ और इंतजाम करो। मैं कल से प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करूंगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल उन दोनों माँ और बेटी की हिफाजत करने के लिए करना चाहता हूँ। ईरा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, आप एक स्कूल के डॉक्टर बनेंगे? उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अल्फा कमांडर असल में एक स्कूल का डॉक्टर बनने जाएंगे। इस पूरे एम्पायर में कितने बड़े बड़े लोग अल्फा कमांडर से अपने इलाज के लिए भीख मांगना चाहते हैं। रुद्रा ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही इंतजाम करो, ये एक ऑर्डर है। ईरा ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी कमांडर। अगली सुबह रुद्रा ने नॉर्मल कपड़े पहने और स्कूल के हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंटों को आते जाते हंसते बतियाते देखकर रणभूमि में लाशें बिछाने वाले एक पुराने सिपाही का थका हुआ मन इन बेफिक्र नौजवानों को देखकर एक पल के लिए शांत हो गया। 6 साल, पूरे 6 साल उसने जेल की अंधेरी कोठरी में गुजारे थे। उसने एक गहरी सांस ली जिसमें आजादी तो थी, लेकिन साथ ही एक कसक भी थी। थोड़ी देर में रुद्रा स्कूल के हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि आगे कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। उसकी नजरों ने फौरन उस असामान्य भीड़ को भांप लिया। उसने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर लोगों का एक हुजूम जमा था। भीड़ से एक घबराई हुई आवाज आई, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। एक स्टूडेंट लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन चारवी जोशी है। इसके पापा प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किसी और ने घबरा कर कहा, जल्दी कोई हॉस्पिटल के अंदर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। तभी रुद्रा की नजर जमीन पर पड़ी एक लड़की पर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक डॉक्टर की पैनी नजर से रुद्रा ने लड़की की हालत का जायजा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जहर दिया गया हो। रुद्रा ने मन में सोचा, इसकी सांसें बहुत तेज हैं, लेकिन चेहरा पीला नहीं पड़ा है। ये लक्षण तो किसी जहर के हैं। भीड़ में फिर से हलचल हुई। कोई चिल्लाया, रास्ता दो, डायरेक्टर कृति आ गई हैं। 2 नर्सें भीड़ को चीरती हुई आगे आईं और उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत औरत चल रही थी। उसके बाल पोनी टेल में बंधे थे। उसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक मेडिकल किट थी। उस औरत को देखते ही रुद्रा की दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई। उसने मन में सोचा, ये तो कृति है। जो औरत कभी बहुत नर्म और कोमल हुआ करती थी, वो आज किसी बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडी और कठोर लग रही थी। कई लोग हैरान होकर चिल्ला पड़े। एक स्टूडेंट ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, डायरेक्टर कृति खुद आ गई हैं। अब तो चारवी बच जाएगी। दूसरे ने हाँ मिलाई, बिल्कुल, डायरेक्टर कृति स्कूल की सबसे काबिल चीफ फिजिशियन है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु से सीखा है। तभी एक स्टूडेंट ने टॉन्ट मारते हुए कहा,
अरे तुम लोगों ने 6 साल पहले वाली खबर नहीं सुनी क्या? कहते हैं कि डायरेक्टर कृति की इज्जत लूटी गई थी। एक और स्टूडेंट दुखी होकर बोला, क्या बकवास, मेरा तो दिल ही टूट गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, कृति ने ठंडी आवाज में फटकार लगाई, तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? अगर बकवास पूरी हो गई हो तो अपना मुंह बंद रखो। उस स्टूडेंट का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो भीड़ में छिप गया। जब कृति ने देखा कि अब कोई नहीं बोल रहा है, तो वो नीचे झुकी और लड़की के शरीर की सावधानी से जांच करने लगी। लेकिन जल्द ही कृति की भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसका दिल रुक चुका है, हालत बहुत खतरनाक है। लगता है मुझे एक्यूपंक्चर नीडल का इस्तेमाल करना होगा। कृति ने अपना मेडिकल किट खोला और उसमें से चांदी की नीडल्स का एक सेट निकाला। वो उन्हें लड़की के शरीर में चुभाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त पास से ही एक विरोध की आवाज गूंजी। रुकिए, रुद्रा ने